प्रिय विद्यार्थियों, आज हम कक्षा 12 हिंदी की पाठ्यपुस्तक अंतराल भाग 2 के अध्याय 2 में वर्णित कहानी आरोहण के रचनाकार संजीव का परिचय प्राप्त करने जा रहे हैं। संजीव का जन्म सन 1947 ईस्वी में हुआ। आपका जन्म ग्राम बांगरकला, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। आइए हम संजीव का बिंदुवार परिचय प्राप्त कर लेते हैं। संजीव का जन्म सन 1947 ईस्वी में हुआ। इनका जन्म ग्राम बांगरकला, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में हुआ। संजीव का जन्म ग्राम बांगरकला, जिला सुल्तानपुर, उत्तर प्रदेश में सन 1947 ईस्वी में हुआ। उन्होंने बीएससी तक शिक्षा प्राप्त की। समकालीन कहानी लेखन के क्षेत्र में संजीव एक प्रमुख नाम है। समकालीन कहानी लेखन के क्षेत्र में संजीव एक प्रमुख नाम माना जाता है। उनकी कहानियां अधिकतर हंस में प्रकाशित हुई है। प्रमुख रचनाएं जो संजीव द्वारा रची गई है इस प्रकार से है। उनके प्रमुख कहानी संग्रह है 30 साल का सफरनामा। 30 साल का सफरनामा, आप यहाँ है, भूमिका और अन्य कहानियां, दुनिया की सबसे हसीन औरत, प्रेत मुक्ति आदि आप द्वारा रचित प्रमुख कहानी संग्रह है। उन्होंने एक किशोर उपन्यास रानी की सराय की भी रचना की है। उनके कुछ महत्वपूर्ण उपन्यास इस प्रकार से है। किशनगढ़ का अहेरी, सर्कस, जंगल जहां शुरू होता है, सावधान नीचे आग है, धार, सूत्रधार आदि आप द्वारा रचित महत्वपूर्ण उपन्यास है। संजीव की कहानियों और उपन्यासों में आंचलिक भाषा का प्रभाव दिखाई पड़ता है। जिन रचनाओं को हम पढ़ते हैं संजीव द्वारा रचित रचनाओं में, हमें उनकी कहानियों में और उनके उपन्यासों में हमें आंचलिक भाषा का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। उनकी भाषा में एक ऐसी रवानगी है, एक ऐसा प्रवाह है जो पाठक को बांध कर रखता है। उनकी भाषा का इस प्रकार से प्रयोग किया गया है कि पाठक पूरी तरह से उनकी भाषा के मोहपास में बंध जाता है। उनकी भाषा में एक ऐसी रवानगी है जो पाठक को बांध कर रखती है। शब्दों का सटीक प्रयोग संजीव की भाषा की अपनी पहचान है। संजीव की भाषा की अपनी एक प्रमुख पहचान भाषा के द्वारा, यानी भाषा में जो शब्द हैं उनका बहुत ही सटीक प्रयोग करना है। शब्दों का सटीक प्रयोग करना ही संजीव की भाषा की एक महत्वपूर्ण पहचान कही जा सकती है। संजीव हंस पत्रिका के कार्यकारी संपादक भी रहे हैं। आरोहण के बारे में कुछ चर्चा कर रहे हैं। कहानीकार संजीव द्वारा रचित आरोहण कहानी हमारी पाठ्य पुस्तक अंतराल भाग 2 में संकलित की गई है। पर्वतारोहण अब पाठ्यचर्या का अंग बन गया है। जिस प्रकार से पहाड़ों पर चढ़ने की कला सीखना, आरोहण करना सीखना, पर्वतारोहण अब पाठ्यचर्या का अंश बन गया है। यह शिक्षा के पाठ्यक्रमों में स्थान पा चुका है और इसके बारे में शिक्षा के क्षेत्र में पढ़ने वाले विद्यार्थी जानकारी प्राप्त कर पहाड़ों से संबंधित बहुत सारा ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, पहाड़ों पर आरोहण कर रहे हैं, पर्वतारोहण कर रहे हैं। इसकी पढ़ाई लिखाई कर लोग जीविकोपार्जन से जुड़ रहे हैं और इसकी पढ़ाई करके लोग अब रोजगार भी प्राप्त कर रहे हैं। गर्मियों के दिनों में स्कूलों, कॉलेजों, विश्वविद्यालयों से लोग पर्वतारोहण के लिए पर्वतीय प्रदेशों की यात्रा करते हैं। जैसा कि गर्मियों की छुट्टियों के दौरान या गर्मियों के दिनों में स्कूलों,
कॉलेजों, विश्वविद्यालयों से लोग पर्वतारोहण के लिए पर्वतीय प्रदेशों की यात्रा करते हैं। प्राय पर्वतीय प्रदेश के रहने वाले ही इसके लिए कोच का काम करते हैं। ऐसे लोग जो पर्वतीय क्षेत्रों में रहते हैं वे ही इसके लिए कोच का काम करते हैं। इस प्रशिक्षण को कुशलतापूर्वक सिखाने वाले प्रशिक्षक का काम करते हैं। वे बेहतर तरीके से गाइड कर सकते हैं। वे पहाड़ी लोग हैं। पहाड़ों पर चढ़ना और उतरना उनके जीवन की दिनचर्या का अंग है और इस प्रकार से वे पहाड़ों पर चढ़ने उतरने के कार्य में अधिक अच्छी तरह से गाइड कर सकते हैं, क्योंकि पर्वतारोहण उनकी दिनचर्या है। जो पहाड़ी लोग हैं, पर्वतारोहण तो उनकी दिनचर्या का अंग है। पर्वतारोहण के क्षेत्र में बछेंद्री पाल और संतोष यादव का नाम इतिहास में दर्ज हो चुका है। जैसा कि बछेंद्री पाल का नाम और संतोष यादव का नाम पर्वतारोहण के क्षेत्र में बहुत ही सम्मानजनक तरीके से लिया जाता है। आपके द्वारा पर्वतारोहण के क्षेत्र में इतिहास रच दिया गया है। आरोहण कहानी में लेखक ने पर्वतारोहण की जरूरत और वर्तमान समय में उसकी उपयोगिता को रेखांकित किया है। आरोहण कहानी में लेखक ने पर्वतारोहण की जरूरत को और वर्तमान समय में उसकी उपयोगिता को विशेष रूप से रेखांकित किया है। पर्वतीय प्रदेश के रहने वालों के जीवन संघर्ष तथा प्राकृतिक परिवेश से उनके संबंधों को चित्रित किया है। पर्वतीय प्रदेश के रहने वाले लोगों का जीवन बहुत ही संघर्षमय होता है। इस प्रकार से पर्वतीय प्रदेश के लोगों के जीवन संघर्ष को और प्राकृतिक परिवेश से उनके संबंधों को भी इसमें दिखाया गया है। आरोहण कहानी में पर्वतीय प्रदेश में रहने वाले लोगों के जीवन संघर्ष और प्राकृतिक परिवेश के आपसी संबंधों को बहुत ही कुशलतापूर्वक दिखाया गया है। किस तरह पर्वतीय प्रदेशों में प्राकृतिक आपदा, भूस्खलन, पत्थरों के खिसकने से पूरा जीवन तथा समाज नष्ट हो जाता है, आरोहण उसका जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। जैसे कि बहुत सारी प्राकृतिक आपदाएं आती है, भूस्खलन होता है, पहाड़ घस जाते हैं, पत्थरों के खिसकने से पूरा जीवन और पूरा समाज ही नष्ट हो जाता है। इस प्रकार से पर्वतीय प्रदेशों में बहुत अधिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। आरोहण उसका जीवंत उदाहरण प्रस्तुत करता है। आरोहण पहाड़ी लोगों की जीवनचर्या का भाग है, किंतु उन्हें आश्चर्य तब होता है जब यह पता चलता है कि वही आरोहण किसी को नौकरी भी दिला सकता है। जब पहाड़ी लोगों ने यह सुना कि पर्वत पर चढ़ने की भी नौकरी होती है और पर्वत पर चढ़ने के लिए 4000 रुपये मासिक वेतन भी दिया जाता है, तब पहाड़ी लोगों को इस बात को जानकर आश्चर्य होता है। आरोहण पहाड़ी लोगों की जीवनचर्या का भाग है, लेकिन उन्हें आश्चर्य इस बात पर होता है जब वे यह जानते हैं कि आरोहण किसी को नौकरी भी दिला सकता है। इस कहानी के माध्यम से लेखक ने पर्वतीय प्रदेश की बारीकियों, उनके जीवन के सूक्ष्म अनुभवों, परंपराओं, रीति रिवाजों, उनके संघर्षों, यातनाओं को संजीदगी के साथ में रचा है। इस कहानी में लेखक ने पर्वतीय प्रदेश की बारीकियों, उनके जीवन के सूक्ष्म अनुभवों, परंपराओं, रीति रिवाजों और उनके संघर्षों, यातनाओं को संजीदगी के साथ में प्रस्तुत किया है। मैदानी इलाकों की तुलना में पर्वतीय प्रदेशों की जिंदगी कितनी कठिन होती है, जटिल, दुखद और संघर्षमय होती है, उसका विशद विवरण यह कहानी प्रस्तुत करती है। जैसे कि मैदानी इलाकों में जीवन जीना थोड़ा सहज होता है, लेकिन मैदानी इलाकों की तुलना में पर्वतीय प्रदेशों की जिंदगी बहुत अधिक कठिन होती है, बहुत अधिक जटिल होती है, दुखद और संघर्षमय होती है। उसका विशद विवरण यह कहानी प्रस्तुत करती है। संजीव की भाषा शैली रोचक है। आंचलिक शब्दों, वाक्यों और पर्वतीय प्रदेश की बोलियों के जो शब्द एवं मुहावरे इस पाठ में आए हैं वे
कथानक को बांधने में सफल हुए हैं। जिस प्रकार से आंचलिक शब्दों का प्रयोग किया गया है, वाक्यों का प्रयोग किया गया है और पर्वतीय प्रदेश की बोली के जो शब्द और मुहावरे हैं उनका प्रयोग किया गया है, इन सबके प्रयोग से यह बहुत ही रोचक बन पड़ा है। पाठक का ध्यान भी उन्हीं प्रसंगों की ओर बार बार जाता है जिनमें लोक भाषा प्रमुख होती है। कहानी में ये शब्द संरचनात्मक भूमिका में है, इनसे कहानी को पढ़ने समझने में मदद मिलती है। आरोहण संजीव की एक ऐसी कहानी है जो पहाड़ी क्षेत्रों के मेहनतकश लोगों की जिंदगी को रेखांकित करती है। जो पहाड़ी क्षेत्र के मेहनतकश लोग हैं उनके जीवन को, उनके जीवन संघर्ष को इस कहानी के माध्यम से अभिव्यक्त किया गया है। पहाड़ी लोगों की सरलता, निश्चलता के बरक्स शहरी जीवन की दिखावट और बनावट को सामने रखकर संजीव ने इस कहानी में कई प्रश्न उठाए हैं। जैसे कि पहाड़ी लोग सरलता के भाव से भरे होते हैं, वे निश्चल प्रकृति के होते हैं। इस प्रकार पहाड़ी लोगों की सरलता और निश्चलता के विरुद्ध शहरी जीवन की दिखावट और बनावट को सामने रखकर साहित्यकार संजीव ने इस कहानी में कई प्रश्न भी उठाए हैं। घटना प्रधान और संवाद संकुल होना इस कथा की विशेषता है, जो इसे पठनीय भी बनाती है और पाठक के मन में विचारोत्तेजना भी पैदा करती है। जिस प्रकार की घटना है, जिस प्रकार के संवादों का इसमें प्रयोग किया गया है, इस प्रकार घटना प्रधान और संवाद संकुल होना इस कथा की एक प्रमुख विशेषता कही जा सकती है, जो इसे पठनीय भी बनाती है और पाठक के मन में विचारों की उत्तेजना भी पैदा करती है, पाठक के मन में विचारोत्तेजना भी उत्पन्न करती है। प्रिय विद्यार्थियों, आज हमने अध्याय 2 में वर्णित साहित्यकार संजीव का परिचय प्राप्त किया है, इनके व्यक्तित्व और कृतित्व के बारे में जानकारी प्राप्त की है। अगले वीडियो में हम आरोहण कहानी से संबंधित वीडियो लेकर शीघ्र ही आपके समक्ष उपस्थित होंगे। तब तक बहुत बहुत नमस्कार।